भारत इतना आबादी वाला क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इसके पीछे के ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक कारण आखिर हैं क्या। और हमारी ये जो पूरी पड़ताल है ना, वो रेडिट पर पूछे गए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू होती है। ये सवाल असल में हम में से कई लोगों की जिज्ञासा को दिखाता है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें आज में नहीं बल्कि हजारों साल पीछे जाना होगा, क्योंकि भारत को आबादी के मामले में एक तरह की शुरुआती बढ़त मिली थी, एक हेड स्टार्ट। अब ये हेड स्टार्ट आखिर था क्या? इसका जवाब छिपा है सभ्यता के पालने या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। ये वो जगह होती हैं जहां उपजाऊ नदी घाटियों की वजह से सभ्यता बहुत तेजी से पनपी और बड़ी आबादी को सपोर्ट कर पाई। और देखिए, भारत के पास एक नहीं बल्कि दो ऐसी कमाल की घाटियां थीं, सिंधु और गंगा। विशाल इंडो गैंगेटिक मैदान जो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। सोचिए, हजारों सालों तक यहां इतनी अच्छी खेती होती रही जिसने बहुत बड़ी और स्थायी आबादी को पाला। तो ये एक ऐसी मजबूत नींव थी जिसने आधुनिक युग से बहुत पहले ही ज्यादा जनसंख्या की जमीन तैयार कर दी थी। लेकिन सिर्फ हजारों साल पुरानी बढ़त ही पूरी कहानी नहीं है। असली जनसंख्या विस्फोट, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो तो 20वीं सदी में हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे मॉडर्न कारण क्या थे। इस विस्फोट को समझने के लिए हमें एक थियरी को देखना होगा जिसे जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। ये एक मॉडल है जो बस ये बताता है कि जैसे जैसे कोई समाज तरक्की करता है, उसकी डेथ रेट और बर्थ रेट कैसे बदलती है और उसका आबादी पर क्या असर होता है। जरा इस मॉडल को देखें, खास तौर पे स्टेज 2 को। यहां क्या हो रहा है? जन्म दर तो ऊंची बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर मतलब डेथ रेट वो तेजी से नीचे गिर रही है। इन दोनों के बीच का ये जो बड़ा गैप है, यही प्राकृतिक वृद्धि की वजह बनता है। और 20वीं सदी में भारत ठीक इसी दौर से गुजरा, जिससे आबादी में एक जबरदस्त उछाल आया। और ये गिरावट कितनी तेज थी, इसका अंदाजा एलएसी के इस आंकड़े से लगाइए। सोचकर देखिए, सिर्फ 30 सालों के अंदर डेथ रेट लगभग आधी हो गई। जहां 1911 से 1921 के बीच हर 1000 लोगों पर 42 से 50 मौतें होती थीं, वहीं 1941 से 51 के बीच ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 25 रह गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल ये है कि ये गिरावट आई कैसे? ये कोई हादसा या चमत्कार नहीं था। इसके पीछे ठोस वजहें थीं। बड़े पैमाने पर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए, साफ पानी और सीवरेज सिस्टम में निवेश हुआ और जर्म थ्योरी की समझ बेहतर हुई। हैजा जैसी बीमारियों के खिलाफ मेडिकल उपाय भी पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो गए। इन सब ने मिलकर लाखों जानें बचाईं और नतीजा, आबादी तेजी से बढ़ी। तो आबादी में इस जबरदस्त उछाल ने सीधे सीधे एक नई चुनौती को जन्म दिया कि भाई इन बढ़ती संख्याओं को कंट्रोल कैसे किया जाए। और ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जो काफी जटिल और अक्सर विवादास्पद भी रहा है। अब 2 बच्चों के नियम जैसी बातों पर जो बहस होती है, उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तरफ जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि इससे संसाधनों का मैनेजमेंट बेहतर होगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। वहीं दूसरी तरफ जो इसके खिलाफ हैं, वो इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हैं और उन्हें महिलाओं और लड़कियों पर इसके बुरे सामाजिक असर की चिंता होती है। भारत की जनसंख्या नीति का इतिहास भी बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। देखिए, 1950 के दशक में हम दुनिया के उन पहले देशों में से थे जिन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन फिर 1976 में इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती नसबंदी जैसे कठोर कदम भी उठाए गए। बाद में 1994 में भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह माना कि परिवारों को अपना आकार तय करने की आजादी होनी चाहिए। और आज भी कुछ राज्यों में इस पर बहस चलती रहती है। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज और आने वाले कल की बात करते हैं और ये देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या संरचना है, उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश। आसान भाषा में इसका मतलब है आर्थिक विकास की वो संभावना जो तब पैदा होती है जब देश में काम करने वाले लोगों की संख्या उन पर आश्रित लोगों यानी बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा हो। और ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। देखिए, साल 2030 के आसपास भारत की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो चीन से भी आगे निकल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स होगी। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
एक तरफ ये आर्थिक विकास के लिए एक जबरदस्त मौका है। हमारे पास एक विशाल युवा आबादी है जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इस विशाल युवा आबादी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां बनानी होंगी, उन्हें सही स्किल्स देने होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही मौका एक जनसांख्यिकीय आपदा में भी बदल सकता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। भारत की ये 1.4 अरब की आबादी आखिर है क्या? हमारी सबसे बड़ी चुनौती या हमारा सबसे बड़ा अवसर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में भारत के फैसलों और कामों पर ही निर्भर करेगा।